नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे आरएनए और डीएनए के बारे में। हम समझेंगे कि आरएनए डीएनए आखिर होते क्या हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर के बने हुए होते हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में इनका फंक्शन क्या होता है और किन वजहों से इन्हें आनुवांशिक लक्षणों का या आनुवांशिक गुणों का वाहक या फिर जीन कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं आरएनए और डीएनए के बारे में। अगर मैं बात करूं आरएनए और डीएनए के बारे में, तो आरएनए डीएनए कोई अलग चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरएनए एक अलग चीज है, डीएनए एक अलग चीज है। आरएनए से ही डीएनए बनता है, या यूं कहें कि डीएनए से आरएनए बन जाता है, यानी कि इन दोनों को ही जीन की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो पहले हम डीएनए को समझ लेंगे, फिर हम आरएनए को। देखिए, डीएनए जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को मतलब इसमें कई सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। ऐसा ही लगभग होता है आरएनए। तो इससे पहले हम डीएनए को समझ लेंगे, फिर हम आरएनए को भी समझ लेंगे आसानी से। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरह से आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, या फिर प्रोटीन संश्लेषण किस तरह से होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, लेकिन आप वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं डीएनए के बारे में, ठीक है। बात करेंगे डीएनए के बारे में, पहले मैं लिख दूँ। चलिए, तो ये रहा बेसिकली हमारा डीएनए। तो डीएनए में पहला जो सवाल आता है कि डीएनए आखिर होता क्या है, या हम इसे जीन क्यों कहते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर लगे हैं, क्योंकि आजकल रोबोटिक वर्क ज़्यादा होता है, जहाँ पे भाई कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें रोबोट्स ही काम कर सकते हैं। तो रोबोट्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई मटेरियल, मान लीजिए मोबाइल सेलफोन बन रहा है, ठीक है, सेलफोन का मान लीजिए कि कवर बन रहा है, ठीक, कवर बन रहा है, तो उसके लिए कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए उसका नाम रखा गया कवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कवर सॉफ्टवेयर जैसे ही कंप्यूटर में डाला गया और क्लिक किया गया, तो आगे जो रोबोट है उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वो आगे चल करके ढेर से, मान लीजिए आईफोन के कवर बनाने हैं, मैं आईफोन इसलिए करूँ क्योंकि ये कॉमन फोन है जो सबको पता है, ठीक है। मान लीजिए आईफोन का कवर बनना है, ठीक है, आईफोन 13 का कवर बनना है, तो आपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया आईफोन 13 कवर, ठीक है। उसको आपने जैसे ही प्ले किया, तो जो रोबोट है उसको उस कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दिया, वो लगातार वो क्या कर रहा है, आईफोन 13 का कवर लगातार बनाया जा रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जो डीएनए है, बेसिकली जो जीन है, वो एक तरह के सॉफ्टवेयर जैसा काम करता है। कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक कोडिंग होती है, वही आगे बताती है कि किस अंग को कितना बनना है, या इस अंग में या जो नया जो बेबी आ रहा है उसके अंदर माँ बाप के कितने कैरेक्टर्स आने हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि भाई, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, ठीक है, तो वहाँ पे बुआ मौसी बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। जैसे बच्चे देखें, अरे इसकी आंख तो बिल्कुल इसके पापा जैसी है, और इसकी लिप्स देखो, लिप्स कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल मम्मी पे गए हैं। तो ये जो बात आती है ना, वो इसी वजह से आती है क्योंकि वहाँ पे डीएनए इन्वॉल्व होता है। डीएनए ही माँ बाप के कैरेक्टर को बच्चे के अंदर लेके जाता है, तभी बच्चा लगभग माँ बाप के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। या उसके अंदर जो कलर है, उसके बॉडी का जो शेप है, उन सभी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए जो कोडिंग होती है वो डीएनए के अंदर होती है। तो ये तो बात हो गई डीएनए को जीन क्यों कहते हैं, ठीक है। अब बात है कि डीएनए की खोज किसने की। नहीं, पहली बात आती है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। देखिए, हमारी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से सेल्स से बनी होती है, यानी कि हमारे अंदर मिलियंस बिलियंस में सेल्स होती हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी सी। उन छोटी छोटी कोशिकाओं को, जो मान लीजिए एक छोटी सी कोशिका को आप निकालेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, यानी कि उसको जूम करेंगे, तो उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। मान लीजिए ऐसे राउंड शेप में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं डीएनए आरएनए, ठीक है। हालांकि इसके अंदर उपस्थित होते हैं क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर उपस्थित होते हैं डीएनए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं। और कहाँ उपस्थित होते हैं, आप कहोगे भाई और भी तो कहीं उपस्थित होते हैं। तो जो सेल के अंदर माइटोकांड्रिया होती है, इसको हम बिजली घर कहते हैं, उसके अंदर भी डीएनए आरएनए उपस्थित होते हैं। अगर हम प्लांट में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये उपस्थित होते हैं। तो ये तो बात हो गई उपस्थिति के बारे में। अब बात है कि इसकी खोज कैसे हुई, भैया इसके बारे में पता कैसे चला। तो एक कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बताया कि ये होता है डीएनए, लेकिन वो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाए थे, या यूं कह सकते हैं उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। लेकिन उसके स्ट्रक्चर को बाद में खोजा गया, उन दो वैज्ञानिकों ने उसे खोजा जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। मैं थोड़ा गला फंस रहा, थोड़ा पानी पी ले। डीएनए के स्ट्रक्चर को, यानी कि डीएनए का शेप कैसा होता है, इसके बारे में बताया किसने, वॉटसन और क्रिक ने। उन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है डबल हेलिक होता है, यानी कि उसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं। अभी मैं आपको
जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल मॉडल होता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई इसके मॉडल के बारे में, खोज के बारे में, और जीन क्यों कहते हैं इसके बारे में। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि डीएनए बना किस चीज से होता है। तो हम समझ लेते हैं कि किस चीज से बना होता है। देखिए इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। पहला होता है फॉस्फोरस, जो फॉस्फेट के फॉर्म में इस डीएनए में उपस्थित होता है, ठीक है। पहला होता है क्या, फॉस्फोरस, यानी कि एक तत्व होता है जो फॉस्फोरस, आपको भी को पता होगा भाई, फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एक सेकेंड, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये तो हो गया फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस एक खुद ही एक तत्व है। तो अब दूसरा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें उपस्थित होती हैं, दो चीजें बेसिकली होती हैं। एक होता है सुगर, ठीक है, एक होता है सुगर, और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, देखिए डीएनए में पहला क्या मिला, फॉस्फेट मिला, दूसरा मिला न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर होते हैं सुगर और नाइट्रोजन बेस। जो इसके अंदर सुगर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज सुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर इसके अंदर उपस्थित होता है। क्लियर दिख रहा होगा आपको, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। मैं बोर्ड में एक बार देख लेता हूं, चलिए ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए देखिए, तो जो शुगर इसके अंदर उपस्थित होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब आते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस में दो चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें, यानी कि ये बेस दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्यूरीन, क्या बोलते हैं, प्यूरीन, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पैरामिडीन, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है उसमें होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पैरामिडीन। तो यहां से फिर से समझ लें, देखिए डीएनए के अंदर होता है फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फोरस जो होता है वो फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। जो शुगर होता है उसके अंदर, देखिए डीएनए के अंदर जो शुगर उपस्थित होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए के बारे में भी बताएंगे। तो इसके अंदर जो शुगर होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। अब जो प्यूरीन होता है उसको मैं दूसरे कलर से बना दूं। प्यूरीन जो होता है वो एक पहला होता है एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन, ठीक है। पहला होता है एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन, ये होते हैं प्यूरीन। इसमें दो प्यूरीन पाए जाते हैं। और पिरिमिडीन की अगर बात करें या पैरामिडीन की अगर बात करें तो इसके अंदर होता है थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इसके अंदर जो पैरामिडीन होता है वो दो होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। तो ये चार चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, यानी कि ये होते हैं नाइट्रोजन बेस। अब ये जो देखिए, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा। अब ये जो एडिनिन है वो थायमिन से जुड़ा होता है और जो गुआनिन है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे जो एडिनिन है वो दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो गुआनिन है वो तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड कौन से होते हैं, ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं, यहां मैं नीचे नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि यहां नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडिनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एडिनिन और थायमिन के बीच में बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किन किन कंपोनेंट से ये मिलकर के डीएनए बना होता है। अब बात आती है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो मैंने अभी बताया कि वॉटसन और क्रिक ने बताया कि ये स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डबल हेलिकल का मतलब क्या हो गया,
ये कुछ इस तरह का होता है। डबल हेलिकल का बेसिक सा मतलब ये है कि भाई एक सीढ़ी ले लीजिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि मतलब जो सीढ़ियाँ कुछ लोहे की बनती है, घुमावदार सीढ़ियाँ, एक पोल बीच में होता है, उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती हुई सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। तो बेसिकली वो भी सिर्फ इसी तरह है। या यूँ कह सकते हैं कि एक प्लेन सा मान लीजिए ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है, इसको मैं ऐसे ट्विस्ट कर दूँ, ठीक है, ऐसे घुमा के स्प्रिंग जैसा रोल लेके नहीं चाहिए, तो वैसा ही स्ट्रक्चर होता है बेसिकली डीएनए का। डीएनए पे यहाँ पे जो मैंने बात की एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन के बारे में, तो यहाँ पे ये बेस जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये बेस जुड़े हुए होते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो बेस यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, मान लीजिए ये है एडेनिन और ये होता है थाइमिन और ये होता है गुआनिन और ये होता है साइटोसिन, ठीक है। फिर यहाँ पे एडेनिन, फिर थाइमिन, फिर यहाँ पे गुआनिन, फिर यहाँ पे साइटोसिन, ऐसे ही आगे ये जुड़े हुए होते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। अब बात आती है कि जो डबल स्टैंड होते हैं, यानी कि जो दोनों हेलिक हैं, ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो ये एक तरह के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, या मैं यहाँ इधर लिख दूँ, इस तरह एक तरह के प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये एक तरह के प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, ठीक। तो ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं, नाइट्रोजन बेस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये बेसिक बात हो गई डीएनए के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के फंक्शन के बारे में, और डीएनए के कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आरएनए के बारे में। आरएनए किस तरह का होता है इसको हम समझ लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें आरएनए के बारे में, तो आरएनए जो होता है वो डबल हेलिकल मॉडल नहीं होता है, ये होता है सिंगल हेलिकल मॉडल, यानी कि इसमें डबल स्टैंड नहीं होते, सिंगल स्टैंड होते हैं, ठीक है। इस तरह से सिंगल स्टैंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आरएनए होता है वो पूरी तरह से सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। अगर मैं बात करूँ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो देखिए डीएनए मैंने बताया जो चीज़ें, फॉस्फेट ग्रुप और जो है शुगर के बारे में, नाइट्रोजन बेस के बारे में, तो लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं सिवाय दो चीज़ों के। पहला जो होता है वो होता है शुगर। इसके अंदर जो शुगर होता है, पहला जो होता है शुगर जो होता है इसके अंदर राइबोज शुगर होता है, ठीक है, राइबोज शुगर होता है, ठीक। इसके अंदर राइबोज शुगर होता है। और दूसरा जो डिफरेंस आता है वो आता है नाइट्रोजन बेस में। तो नाइट्रोजन बेस जो प्यूरिन होता है वो बेसिकली सेम होता है डीएनए और आरएनए में, लेकिन जो पिरिमिडिन होता है उसमें थाइमिन की जगह पे यहाँ पे होता है क्या? यूरेसिल, ठीक। अगर आप देखिए, मैंने बताया था डीएनए में, मैंने बताया था ए होता है और डबल बॉन्ड टी होता है, ठीक है, और जी होता है यानी ग्वानिन होता है, ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, ठीक। ये मैंने बताया था डीएनए के बारे में। यहीं पे अगर आप डीएनए में आरएनए को बनाना है तो आपको इस टी को यानी कि थाइमिन को हटा करके अगर आप यहाँ पे यूरेसिल लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं, सारी चीजें, फॉस्फेट ग्रुप वही है, ठीक। शुगर बस ये है कि उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर था इसलिए उसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते थे। यहाँ पे राइबोज शुगर है इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। डीएनए का फुल फॉर्म जो मैंने बताया था वो था डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। इसके और आरएनए के अंदर जो शुगर होता है वो होता है राइबोज शुगर, इसलिए इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब देखिए, मैंने बताया था कि ए और टी होता है, यानी कि एडेनिन और थाइमिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन होता है डीएनए में। अगर हम आरएनए बनाना चाहें इससे, या हम आरएनए के बारे में बात करें कि आरएनए के अंदर कौन कौन से बेस होते हैं, तो आरएनए में ए के साथ में टी नहीं जुड़ा होता है, ए के साथ में यू जुड़ा होता है, यानी कि आप थाइमिन को हटा करके आप यहाँ पे यूरेसिल लगा देंगे। गुआनिन और साइटोसिन वही होते हैं। यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पे लगा होता है ए, आरएनए की बात मैं कर रहा हूँ सिंगल स्टैंड की, ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है यू, ठीक। यहाँ पे लगा होता है जी और यहाँ पे लगा होता है सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे ओ यू, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा डी। तो इस तरह जैसे मैंने बताया था डीएनए में कि ए टी जी सी, ऐसे यहाँ पे ए यू जी सी, ठीक। डीएनए का जो फॉर्मूला मैंने बताया वो बताया ए टी जी और सी, ये होता है डीएनए का फॉर्मूला।
यानी कि इसके अंदर जो बेस होते हैं डीएनए के अंदर वो ये होते हैं। आरएनए की, यहाँ पे मैं डीएनए लिख दे रहा हूँ, आरएनए में जो बेस होते हैं बेसिकली वो होते हैं ए, यू और जी और सी। देखिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं, बस थायमिन को हटा करके यूरेसिल लगा देंगे तो वो तुरंत ही आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बात होगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आरएनए के टाइप के बारे में, यानी कि इसके प्रकार कितने कितने हो सकते हैं, यानी कि इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए डीएनए जो होता है उसका सिर्फ एक ही प्रकार होता है, यानी कि डीएनए सिर्फ एक ही तरह का होता है। उसका बेसिक सा काम होता है कि भाई वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। लेकिन जो आरएनए है उसका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, आरएनए के अगर फंक्शन के बारे में बात करूँ या इसके कार्य के बारे में बात करूँ तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। अब बात आती है कि आरएनए किस तरह से काम करता है या इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए इसके 3 टाइप होते हैं बेसिकली। पहला जो होता है वो होता है mRNA, mRNA। ठीक है, ये जो mRNA है उसमें m स्मॉल रखिएगा। ठीक है, पहला जो है वो mRNA, दूसरा होता है उसको बोलते हैं tRNA, tRNA। ठीक, वो होता है tRNA। और जो चौथा पहला जो होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं rRNA। अब इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से बोलते हैं। tRNA का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। अभी मैं इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ट्रांसफर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए ये होता है। ठीक, अब जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं rRNA और इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोम आरएनए। ठीक है, अब ये 3 तरह के आरएनए हो गए। मैंने बताया कि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो ये भाई प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा तो यानी कि प्रोटीन बनाएगा। अब सवाल आता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती कैसे है। देखिए जो प्रोटीन होती है कुछ अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। अमाइनो एसिड 20 तरह के अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन बनती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसमें से 10 जो अमीनो एसिड्स होते हैं या अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फूड में, यानी कि जो हमारे खाने की तत्व होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से 10 जो हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं। देखिए उसमें भी 2 टाइप है। पहला जो टाइप है वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो यानी कि जो फूड के अंदर से हम प्राप्त करते हैं, जो हम भोजन के अंदर से प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, वो कितने होते हैं 10। अगर मैं बात करूं यहां पे तो कितने होते हैं 10। ठीक है, 10 अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं एसेंशियल और 10 अमीनो एसिड होते हैं जो होते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, 10 अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल, यानी कि नॉन एसेंशियल का मतलब हुआ वो हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित होते हैं। ठीक, जो हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित होते हैं या जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है उसके बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता कहीं बाहर से, उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। कितने होते हैं 10 होते हैं। ठीक, और जिन्हें हम फूड से या फिर भोज्य पदार्थों से या खाने पीने से हम प्राप्त कर सकते हैं उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। वो कितने होते हैं 10। तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि प्रोटीन को बनाना। तो ऐसे में बॉडी के अंदर ये 10 अमीनो एसिड्स उपस्थित हैं। तो आरएनए को किसकी जरूरत होगी 10 अलग अमीनो एसिड्स, यानी कि जो बाहर से आ रहे हैं। भाई जो अंदर उपस्थित है वो तो आरएनए को पता है कि भाई ये तो हमारे पास पहले से हैं, रिजर्व हैं। ठीक है, हमारे पास स्टोर्ड हैं। अब इनको जरूरत होगी एसेंशियल अमीनो एसिड की जो बाहर से आ रहे हैं। ठीक, यहां पे ये तीनों आरएनए अलग अलग काम करते हैं। पहला आरएनए की मैसेंजर आरएनए जो होता है उसका काम ये होता है कि वो खाने पे नजर रखता है। जो खाना हमारे अंदर आ रहा होता है जैसे हम खाते हैं ना उस पर नजर रखता है। जैसे ही अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, जैसे ही एसेंशियल अमीनो एसिड आएगा, काम वाला अमीनो एसिड, बस तुरंत कहेगा अच्छा अच्छा आ गया, इधर आओ इधर आओ, तो इसको बुला लेता है। ठीक है, तो क्या करता है अमीनो एसिड को यहाँ बुला लेता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे बुला लिया है, अब यही आगे लेके जाएगा अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलने के लिए, तो यहाँ पे दूसरा जो अमीनो एसिड आ रहा है क्या उसको पकड़ पाएगा या उसको पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। तो यहीं रुका रहता है ये। ठीक, यहीं पे ये रुका रहता है। अमीनो एसिड वहीं फिर से देखता रहता है, अच्छा कौन आ रहा है, हाँ आ रहा है, लाओ लाओ पकड़ो पकड़ो।
तुरंत पकड़ के फिर रख लेता है, दूसरा का भी अमीनो एसिड आ गया। ऐसे ये अमीनो एसिड इकट्ठा करता जाता है और इसको ले जा करके प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो करता है राइबोसोम आरएनए। ठीक है, राइबोसोम आरएनए ही प्रोटीन का निर्माण करता है। ऐसे में यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए यहां पे एक होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए। ठीक है, टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है यानी कि एमआरएनए जो है वो तुरंत अमीनो एसिड को पकड़ लेता है और टीआरएनए को बुलाता है, कहता आओ जल्दी लाओ हमारे पास है, लेके जाओ इसको। ठीक है, तो ये टीआरएनए जो है वो एमआरएनए के पास आता है, वो तुरंत ही यहां से अमीनो एसिड को ले जाता है किसके पास, राइबोसोम आरएनए के पास में। राइबोसोम आरएनए को ले आकर देता, कहता लो पकड़ो बनाओ आराम से। तो तुरंत ही जैसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों पाता है, फटाक से क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। समझ आ गई बात? मैं फिर से समझा देता, देखिए एमआरएनए क्या करता है, पहचान करता है अमीनो एसिड की। क्या करता है, पहचान करता है अमीनो एसिड। जो फूड में से जो अमीनो एसिड आ रहे हैं, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उनकी पहचान करता है एमआरएनए। उसको एमआरएनए से आरआरएनए तक ले जाने का काम कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। इसीलिए होता है, इसको बोलते हैं टीआरएनए। टीआरएनए जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है किसके, अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड को यहां से उठाता है और ले आकर के राइबोसोम आरएनए के पास पटक देता है। अब ये जो राइबोसोम आरएनए है वो क्या करता है, वो उसी अमीनो एसिड को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों को पा करके तुरंत ही वो बना देता है प्रोटीन। ठीक है, इसको बना देता है क्या, प्रोटीन बना देता है। यहाँ पे तुरंत ही प्रोटीन का निर्माण हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा आरएनए काम करता है। अब हम समझते हैं कि आरएनए से डीएनए किस तरह बनता है, डीएनए से आरएनए किस तरह बनता है, या इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और आरएनए किस तरह से प्रोटीन में बदल जाता है, या इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। हमने यहां तो समझ लिया आरएनए प्रोटीन को बना रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं वो हम आइए समझते हैं। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए से डीएनए बनाने के बारे में। देखिए डीएनए से डीएनए बनाने के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहां पे है डीएनए। ठीक है, अब जब डीएनए से डीएनए जब बनेगा, यानी कि फिर से डीएनए बनाएंगे, इसकी फोटोकॉपी अगर निकालने के बाद भाई हमको कई सारे डीएनए की जरूरत पड़ेगी ना, आनुवांशिक बहुत सारे आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने के लिए बहुत सारे डीएनए की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में डीएनए से डीएनए का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, रेप्लिकेशन। ठीक, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब देखिए डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, यहां पे मैं एक तीर इधर की तरफ भी लगा दूं। क्यों, क्योंकि यहां पे डीएनए से आरएनए तो बनता है और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैं यहां दूसरे पेन से लिख दूं, थोड़ा अलग रहेगा कलर ना, तो समझ में आएगा आपको। देखिए उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। अब जब आरएनए से डीएनए दोबारा से बनता है, यानी कि जब डीएनए से आरएनए बना तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैं यहां पर टिक दे रहा हूं। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से दोबारा से डीएनए बनेगा तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, अब जब आरएनए से प्रोटीन बनेगी, यानी कि प्रोटीन में यहां लिख दूं पहले। देखिए अब जब आरएनए से प्रोटीन बनेगी तो इसे बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलेशन। ठीक, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो मैंने यहां समझाया कि डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेट मतलब दोबारा से चीजों को बनाना। तो रेप्लिकेट जब किया तो डीएनए से डीएनए बन गया। अब जब डीएनए से आरएनए बना है तो वहां पे क्या चेंजिंग करनी पड़ी भाई, थायमिन को हटा दो और यूरेसिल को लगा दो। जैसे ही थायमिन को हटाया, यूरेसिल को लगाया, तुरंत डीएनए से आरएनए बन गया। तो ऐसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक, अब आरएनए से डीएनए ने बनाना भी बहुत आसान है भाई। आरएनए में क्या था, यूरेसिल था, वहां से यूरेसिल को हटाओ, तुरंत थायमिन लगाओ, क्या बन गया, आरएनए से डीएनए बन गया। ऐसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनने को, आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जब आरएनए से दोबारा से प्रोटीन जब बन जाता है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आरएनए से प्रोटीन तो बन जाता है। ठीक, यहां मैंने एक ही एरो बनाया है, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है, लेकिन प्रोटीन से दोबारा से आरएनए नहीं बन सकता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, किस तरह से काम करता है, डीएनए से आरएनए किस तरह से बनता है, आरएनए से डीएनए किस तरह से बनता है। इन सभी की चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। नए हैं तो भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को ना शेयर करें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ या और ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स देने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।